हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू ज्ञान गुरुकुल स्टडी चैनल। मैं बीके मंडल आपका यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरुकुल स्टडी चैनल में आप लोग को स्वागत करते हैं। मित्रों, मनोविज्ञान को जो है शिक्षा मनोविज्ञान चल रहा है, साइकोलॉजी एंड पेडागोजी में। चलिए, तो कुछ परिभाषाएं हुआ था और कुछ बाकी है, तो जो कुछ परिभाषा बाकी है उसमें हम क्या कर लेते हैं मित्रों, चर्चा कर सकते हैं। चलिए मित्रों, उसमें हम क्या करते चर्चा करते हैं। पहला डिफिनेशन जो आपको है स्किनर का। स्किनर क्या कहते हैं? स्किनर साहब, स्किनर का डिफिनेशन क्या है? मानव व्यवहार एवं अनुभव संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग और शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। मतलब स्किनर कहते हैं जो मानव व्यवहार एवं अनुभव संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाते हैं। मतलब जब मानव का व्यवहार, जो अनुभव का मानव क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। जिस अनुभव का मित्रों मानव क्या करते हैं, आपको व्यवहार करते हैं, और उस व्यवहार में संबंधित निष्कर्ष में क्या हो जाता है, शिक्षा का जहाँ उपयोग करते हैं, और वही क्या कहलाता है, आपको शिक्षा का जहाँ जहाँ उपयोग करते हैं अपने मानव अपने व्यवहार में, जहाँ जहाँ शिक्षा का उपयोग करता है वो शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है स्किनर के अनुसार। वास्तव में आप क्या करते हैं, मतलब व्यवहारिक रूप में शिक्षा का भी बहुत उपयोग होता है, बहुत उपयोग होता है, वो शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। चलिए मित्रों, नेक्स्ट डिफिनेशन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट डिफिनेशन है जे.एम. स्टीफन। जे.एम. स्टीफन कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शैक्षिक विकास का क्या है, क्रमिक अध्ययन, क्रमबद्ध। मतलब छोटा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, मतलब एक क्रमानुसार, जिसको हम लोग कहते हैं कि क्रमानुसार, एक क्रमानुसार अध्ययन है। और उसी क्रमानुसार के अध्ययन पर उन्होंने जे.एम. स्टीफन ने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। ठीक ना? जब आप कोई शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वास्तव में क्या करते हैं, क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं। पहले आपको जो चीज नहीं आता उसको सीखते हैं, वो चीज सीख लेते, फिर नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हैं, उसको सीखते हैं। मतलब पीढ़ी दर आप क्या करते हैं, शिक्षा को ग्रहण करके अब वो जो कर्म के अनुसार, कर्मानुसार आप शिक्षा को अध्ययन करते हैं। हमें तो नेक्स्ट डिफिनेशन है बी.एन. झा। बी.एन. झा के अनुसार, बी.एन. झा कहते हैं शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतया, शिक्षा की प्रक्रिया बी.एन. झा कहते हैं पूर्णतया मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। मतलब वो कहते हैं शिक्षा की जो प्रक्रिया है पूर्ण रूप से वो मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। मतलब शिक्षा की प्रक्रिया जो बी.एन. झा कहते हैं वो मनोविज्ञान पर ही निर्भर है, मनोविज्ञान पर ही शिक्षा की प्रक्रिया निर्भर है। बी.एन. झा जो है ये डिफिनेशन उन्होंने दिए हैं, कहते हैं। चलिए मित्रों, नेक्स्ट डिफिनेशन एस.एस. चौहान। एस.एस. चौहान कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिवेश में, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिवेश में व्यक्ति के विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिवेश में व्यक्ति के विकास व्यवस्थित अध्ययन है, या व्यक्ति के विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान में आप शैक्षिक परिवेश, जब आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, जब शिक्षा पाते हैं तो क्या हो जाता है, व्यक्ति का क्या विकास होने लगता है, व्यक्ति का क्रमबद्ध तरीके से क्या होने लगता है, विकास होने लगता है। वास्तव में व्यक्ति को क्रमबद्ध तरीके से मित्रों क्या होता है, विकास होने लगता है। और व्यक्ति को जब क्रमबद्ध तरीके से विकास होने लगता है तो वही जो है व्यवस्थित अध्ययन है। क्रमबद्ध तरीके से व्यक्ति के विकास का क्या व्यवस्थित है, एक व्यवस्थित हो जाते हैं। जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करते हैं वो व्यक्ति क्या हो जाते हैं, एक व्यवस्थित रूप में और व्यवस्थित ढंग से मतलब हो जाते हैं। नेक्स्ट डिफिनेशन है पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी क्या कहते हैं? पेस्टोलॉजी कहते हैं शिक्षा मनुष्य की क्षमताओं,
स्वाभाविक, प्रगतिशील तथा विरोधहीन विकास है। मतलब शिक्षा मनुष्य की क्षमताओं, स्वाभाविक, प्रगतिशील तथा विरोधहीन विकास है। मतलब शिक्षा मनुष्य के क्या हो जाते हैं, क्षमता हो जाते हैं। आप शिक्षा जब पाते हैं तो क्षमता हो जाते हैं, अपनी क्षमता हो जाते हैं। जो आप किसी व्यक्ति को, आप मान लीजिए आप शिक्षक बनेंगे, तो शिक्षा पाकर शिक्षक बनेंगे, तो शिक्षा प्राप्त करके अगर आप शिक्षक बनते हैं तो आपको ये क्षमता हो जाता है, आप किसी को पढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, आप में मित्रों क्या हो जाता है, ये क्षमता हो जाता है, ताकि आप किसी को क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। और स्वाभाविक प्रगतिशील है, मतलब उसका नेचर, स्वभाव ऐसा हो जाता है जो अपने आप क्या करने लगते हैं, प्रगतिशील, प्रगति होने लगते हैं, विकास करने लगते, प्रगतिशील होने लगते हैं। और विरोधहीन विकास है, मतलब इस विकास का विरोध नहीं होता है। और मतलब जितना भी विकास होता है सबका कुछ ना कुछ क्या होता है, विरोध होता है। और इस विकास का मित्रों क्या होता है, विरोध नहीं होता है। इस विकास का मित्रों क्या होता है, विरोध नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट डिफिनेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट डिफिनेशन है जॉन डीवी का। जॉन डीवी कहते हैं शिक्षा मनुष्य की क्षमताओं का विकास, जिनकी सहायता से अपने वातावरण पर नियंत्रण करता हुआ अपने संभावित उन्नति प्राप्त करता है। जॉन डीवी कहते हैं शिक्षा मनुष्य की क्षमताओं का विकास, शिक्षा जो है मनुष्य की क्या है, क्षमताओं का विकास, जिनकी सहायता से अपने वातावरण पर नियंत्रण करता हुआ अपनी संभावित उन्नति प्राप्त करता है। तो जॉन डीवी के अनुसार तो वास्तव में सही कथन है। जो मनुष्य की क्या हो जाता है, जब शिक्षा प्राप्त करते हैं तो एक ऐसा क्षमता का विकास हो जाता है, और जिनकी सहायता से क्या करते हैं, जिनकी सहायता से अपने वातावरण पर क्या कर पाते हैं, नियंत्रण कर पाते हैं। जिसके वातावरण पर आप क्या कर पाते हैं मित्रों, नियंत्रण कर पाते हैं। जिनकी वातावरण पर आप क्या कर पाते हैं, नियंत्रण कर पाते हैं। और वातावरण पर नियंत्रण करने के बाद अपनी संभावित उन्नति प्राप्त करते हैं। जो अपने आप को क्या कर लेते हैं, आप लोग उन्नत कर लेते हैं और उन्नति प्राप्त कर लेते हैं। तो जॉन डीवी जी का अनुसार मतलब यही डिफिनेशन है, शिक्षा मनुष्य की क्षमताओं का विकास, जिनकी सहायता से अपने वातावरण पर नियंत्रण करता हुआ संभावित उन्नति प्राप्त करते हैं, या संभावित उन्नति प्राप्त करता है। वास्तव में जब आप शिक्षा से एक ऐसा क्षमता आप क्या हो जाता है, एक क्षमता बहुत बड़ा शक्ति का विकास हो जाता है, ठीक। और जिसके सहायता से आप क्या करते हैं, अपने वातावरण को कंट्रोल कर लेते हैं, नियंत्रण कर लेते हैं। और उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, मतलब अपने उन्नति प्राप्त कर लेते हैं, चलिए मित्रों अगला डिफिनेशन है डगलस या हॉलैंड का। डगलस हॉलैंड के अनुसार मतलब क्या डिफिनेशन, डगलस हॉलैंड का डिफिनेशन है, डगलस हॉलैंड कहते हैं शिक्षा उन सभी परिवर्तनों को व्यक्त करती है जो उसके जीवन काल में हो। मतलब शिक्षा उन सभी परिवर्तनों को व्यक्त करती है, शिक्षा उन सभी परिवर्तनों को व्यक्त करती है जो उनके जीवन काल में हो। वास्तव में शिक्षा से आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आपको क्या हो जाता है, आप परिवर्तन हो जाते हैं। अगर आप शिक्षा ग्रहण कर उचित शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, आपका बोलने की भाषा में परिवर्तन हो जाता है, रहने के भाषा में परिवर्तन होता है, वातावरण के भाषा में परिवर्तन होता है। वास्तव में ये सभी विभिन्न भाषाओं में क्या हो जाता है मित्रों, परिवर्तन हो जाता है। और इन सभी भाषाओं में क्या कर लेते हैं, आप परिवर्तन कर लेते हैं। इन सभी भाषाओं में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं। डगलस हॉलैंड इसलिए डगलस हॉलैंड के अनुसार ये डेफिनेशन दिया है, शिक्षा उन सभी परिवर्तनों को व्यक्त करती है। मतलब शिक्षा उन सभी परिवर्तनों को व्यक्त करती है जो उसके जीवन काल में है, जो उसके क्या है, जीवन काल में, जो उसके क्या है, जीवन काल में है। नेक्स्ट डेफिनेशन है मित्रों अरस्तु का। अरस्तु कहता है शिक्षा की जड़ कड़वी और फल मीठा होता है। मतलब शिक्षा की जड़ कड़वी और मीठा होता है। जब मान लीजिए आप लोग
सीटेट का तैयारी कर रहे हैं या कोई प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, आपको जब तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, तो बहुत मेहनत करना लगता है, बहुत परेशानी उठाना पड़ता है। गर्मी में पढ़ना पड़ता है, ठंडी में जग जग के पढ़ना पड़ता है, बहुत परेशानी के सामना करना पड़ता है, कठिनाई झेलना पड़ता है। तो इसके जो होते हैं अरस्तु के अनुसार शिक्षा के जड़ तो वास्तव में कर्मी होते हैं। आप कठिन परिश्रम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तब आप क्या करते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा में सफल पाते हैं या आप नौकरी प्राप्त करते हैं। तो शिक्षा की जड़ जो होती है वो कड़वी होती है और फल क्या होता है, फल मीठा होता है। शिक्षा की जड़ कड़वी होती है और फल क्या होता है मित्रों, मीठा होता है। चलिए नेक्स्ट डिफिनेशन को चलते हैं। अगला डिफिनेशन है रॉबर्ट यूलिज का। रॉबर्ट यूलिज क्या कहते हैं, शिक्षा व्यक्तियों के द्वारा के लिए की जाने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा जो है व्यक्तियों के द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया है। मतलब रॉबर्ट यूलिज कहते हैं शिक्षा जो है वो व्यक्ति के लिए क्या हो जाता है, एक प्रक्रिया है। मतलब की जाने वाली प्रक्रिया जो है वो क्या है, मतलब शिक्षा व्यक्तियों के द्वारा या व्यक्तियों के लिए की जाने वाली प्रक्रिया है, व्यक्तियों के द्वारा के लिए की जाने वाली प्रक्रिया है। एक इसका कथन है तो रॉबर्ट यूलिज जो है अपने डिफिनेशन में उन्होंने ये चीज बताई है। चलिए नेक्स्ट डिफिनेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट डिफिनेशन है क्रो एंड क्रो का। क्रो एंड क्रो कहते हैं शिक्षा व्यक्तिकरण व समाजीकरण की वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति की व्यक्तिगत उन्नति एवं सामाजिक उपयोगिता को बढ़ावा देती है। मतलब क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा जो है व्यक्तिकरण व समाजीकरण की वह प्रक्रिया है। व्यक्तिकरण समाजीकरण की वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति की व्यक्तिगत उन्नति एवं सामाजिक उपयोगिता को बढ़ावा देती है। वास्तव में अगर आप शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो आप एक अच्छा व्यक्तित्व प्रदान हो जाता है और व्यक्तित्व प्रदान करने पर एक अच्छा नव समाज, उच्च समाज का आप लोग क्या करते हैं, निर्माण कर पाते हैं। अच्छा उचित और सुंदर सा समाज क्या हो जाता है, बन पाता है। ठीक, और व्यक्तिगत उन्नति करते हैं और व्यक्तिगत उन्नति करके समाज को बढ़ावा देते हैं। मान लीजिए हमारा भारतवर्ष है और भारतवर्ष में मतलब कोई आप उन्नति करते हैं तो आपका देश भी उन्नति कर रहा है। मतलब देश कब प्रगति करेगा, मतलब आप गांव का ही, बहुत आदमी गांव में रहते हैं तो गांव का बात करते हैं। अगर गांव में अगर 2-4 आदमी अच्छा उन्नति कर लेता है, अच्छे पैसे वाले हो जाते हैं, तो उसके साथ साथ क्या हो जाता है, उसका उन्नति तो होता ही है, उसके साथ उसका गांव का समाज का भी उन्नति हो जाता है। कहता है वो किस विलेज का है, मतलब इस तरह से क्या हो जाता है, उन्नति हो जाता है। मान लीजिए कोई IAS अधिकारी बनता है तो शिक्षा प्राप्त करके बनता है तो उसको बोला जाता है वो कहाँ के रहने वाले, कहाँ का है। ठीक, तो क्या हो जाता है, शिक्षा से आपको समाज की क्या हो जाती है, व्यक्तिगत उन्नति एवं समाज की उपयोगिता को, जिससे क्या समाज की उपयोगिता को बढ़ावा देते हैं, उस समाज को क्या होता है, उपयोगिता को बढ़ावा देते हैं। जैसे केरला की चर्चा, केरला एक समाज है, राज्य है, उसको क्यों चर्चा लोग करते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत अधिक शिक्षित है, इसलिए वहाँ के व्यक्तियों को तो नहीं, वहाँ के व्यक्ति शिक्षित है, व्यक्ति उन्नति है, इसलिए उस केरला को मतलब शिक्षित समाज में मतलब बोला जाता है, चर्चा किया जाता है। और इसीलिए उन्नति सामाजिक उपयोगिता को क्या हो जाता है, शिक्षा से आपको क्या उन्नति होगा और सामाजिक उपयोगिता को क्या होता है, बढ़ावा देता है। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार यही है, शिक्षा व्यक्तिकरण व समाजीकरण की वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति की व्यक्तिगत उन्नति एवं सामाजिक उपयोगिता को क्या होता है मित्रों, बढ़ावा देता है। सामाजिक उपयोगिता को क्या होता, बढ़ावा देता है। नेक्स्ट डिफिनेशन पर चलते हैं। नेक्स्ट डिफिनेशन है फेंटसन का। फेंटसन कहते हैं शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों से है। मतलब फेंटसन कहता है शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों से है। वास्तव में अगर आप अच्छा व्यक्ति बनते हैं, आप अच्छा 2-4 व्यक्ति मिलकर एक जगह रहते हैं तो अच्छा समाज का निर्माण होता है। मतलब जिस समाज के व्यक्ति अच्छा होता है वो समाज अच्छा होता है।
इसलिए फेंडर्सन के अनुसार शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों से है, व्यक्ति और समाज दोनों से है। चलिए नेक्स्ट डिफिनेशन को चर्चा करते हैं। नेक्स्ट डिफिनेशन आपको डम्बिल के अनुसार शिक्षा में वे प्रभाव शामिल है जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक पढ़ते हैं। वास्तव शिक्षा में प्रभाव शामिल है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक पढ़ते हैं। अब जन्म लेते हैं तो वास्तव में आपको नए नए प्रकार के शिक्षा ग्रहण करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जन्म लेता है, कोई बालक जन्म लेता है, उसको प्राथमिक पाठशाला कहाँ कहा जाता है? उसका अपना घर होता है। घर से बहुत प्रकार के शब्द सीखते हैं, बहुत भाषा सीखते हैं, बहुत प्रकार के वाक्य सीखते हैं, मतलब व्यवहारिक ज्ञान बहुत प्रकार के हर चीज को सीख पाते हैं। उसके बाद विद्यालय में आते हैं, विद्यालय के बाद कॉलेज में जाते हैं, तो वो शिक्षा क्या पढ़ते हैं, और उसकी अगर रिटायरमेंट अवस्था हो जाती है तो पर भी शिक्षा से क्या न्यूज पत्रिकाओं के माध्यम से आप उसको पढ़ते हैं, नए नए चीज के बारे में क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। तो फेंडर्सन डम्बिल के अनुसार शिक्षा में वे प्रभाव शामिल है जो व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक पढ़ते हैं। वास्तव में शिक्षा में वे प्रभाव शामिल है जो जन्म से लेकर व्यक्ति मृत्यु तक पढ़ते हैं। जब आप वृद्धावस्था में, रिटायरमेंट की अवस्था में हो जाते हैं तो उस समय भी आप देखते हैं जो न्यूज अखबार पत्र पढ़ते हैं, जो क्या देश दुनिया की खबर है नहीं है। मित्रों नेक्स्ट डिफिनेशन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट डिफिनेशन है गांधी जी क्या कहते हैं? शिक्षा मनुष्य के शरीर के, मनुष्य के मस्तिष्क, आत्मा के अंश की ओर अभिव्यक्त करता है। शिक्षा मनुष्य के क्या हो जाता है? मस्तिष्क और आत्मा, मनुष्य की आत्मा और अंश की ओर क्या अभिव्यक्त करता है? मतलब आत्मा में भी है और मस्तिष्क में भी है, दोनों में क्या करता है? अभिव्यक्त करता है। मतलब दोनों के क्या करता है? मस्तिष्क आत्मा अंश की ओर क्या करता है? अभिव्यक्त करता है। वास्तव में बहुत चीज को हम क्या करते हैं? मन में उत्पन्न होता है। आपके मन में, आत्मा में कोई बात उत्पन्न होता है तो आप उसको क्या करते हैं? मस्तिष्क से सोचते हैं, दिमाग से सोचते हैं, और उसके बाद उसके पश्चात आप लोग क्या करते हैं? उस पर निर्णय लेते हैं, और निर्णय लेने के बाद जो है कोई कार्य करते हैं, कोई कार्य प्रारंभ करते हैं। तो गांधी जी कहते हैं शिक्षा मनुष्य के शरीर, मनुष्य के मस्तिष्क, आत्मा के अंश की ओर अभिव्यक्त करता है। मित्रों शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाओं पर हमने चर्चा किया है, कुछ परिभाषा बचे थे। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक आपको मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये सिद्धांत सिगमंड फ्राइड का है, ठीक ना। ये जो सिद्धांत है सिगमंड फ्राइड ने प्रतिपादित किए हैं, इस पे चर्चा करते हैं। मतलब व्यक्तित्व के इस सिद्धांत के प्रतिपादक सिगमंड फ्राइड ऐसे प्रथम मनोवैज्ञानिक है, मतलब ये प्रथम ऐसे मनोवैज्ञानिक है जो व्यक्तित्व के इस सिद्धांत के प्रतिपादक है, और ऐसे प्रथम मनोवैज्ञानिक ये है। कौन? सिगमंड फ्राइड, ठीक, जिन्होंने मूल प्रवृत्तियों को, मानव व्यवहार को निर्धारक तत्व माना। उन्होंने क्या किया? मूल प्रवृत्तियों को क्या किया? मानव व्यवहार, मूल प्रवृत्तियां जो मानव व्यवहार होते हैं उस मानव व्यवहार को निर्धारक तत्व माना। मतलब मानव व्यवहार को उन्होंने निर्धारक तत्व माना। और फ्राइड ने दो प्रवृत्तियों को और ध्यान आकृष्ट किया। फ्राइड ने दो प्रवृत्तियों को ध्यान आकृष्ट किया। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है मित्रों वो किसने दिया है? सिगमंड फ्राइड ने। और सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व के इस सिद्धांत, मतलब ये जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, व्यक्तित्व के इस सिद्धांत के प्रतिपादक सिगमंड फ्राइड जो ऐसे प्रथम मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने मूल प्रवृत्तियों को, मानव की मूल प्रवृत्ति है, मूल प्रवृत्तियों को मानव व्यवहार का निर्धारक तत्व माना है। मूल प्रवृत्तियों को मानव व्यवहार का तत्व माना है
और उन्होंने दो मूल प्रवृत्तियों की ओर ध्यान आकृष्ट किए हैं। कौन कौन है देखते हैं, कौन कौन है वो दोनों तरफ। पहला है जिजीविषा, जिसे इंग्लिश में इरोज कहा जाता है, और दूसरा है मरमुषा। ठीक, तो जिजीविषा में क्या होता है? जिजीविषा जो है, जिजीविषा नाम से ही स्पष्ट है, ये जो आपको है नाम से स्पष्ट है, ये जो है जीवन जीने संबंधित है, मतलब ये जीवन में जीने संबंधित में चर्चा किया गया है। और जीने के मूल प्रवृत्तियों जिसका संबंध प्रेम और आत्म संरक्षण है, मतलब जीने के मूल प्रवृत्ति जिसका संबंध किसका है? प्रेम और आत्म संरक्षण से। मतलब जिजीविषा में जो है, जो आप किसी से जब किसी के साथ अपने व्यवहारिक जीवन में जो है प्रेम भावना का विकास करते हैं, प्रेम भावना से अपने व्यवहार आते हैं, कार्य करते हैं, ठीक ना। और आत्म संरक्षण, जो अपने आत्मा को, अपने आप को क्या करते हैं? संरक्षित करते हैं, सुरक्षित करते हैं, अपने आत्मा को, अपने आप को क्या करते हैं? सुरक्षित करते हैं, रक्षित करते हैं। और दूसरा है मुर्मुषा, जिसको इंग्लिश में थोर्नेटोस कहा जाता है, थोर्नेटोस कहा जाता है, ठीक, थोर्नेटोस। ये नाम से ही स्पष्ट है, ये भी नाम से भी स्पष्ट, मतलब मृत्यु के मूल प्रवृत्ति, जिसे फ्राइड से ने समस्त मानवीय क्रियाशीलताओं का अंतिम कारण माना है। मतलब मृत्यु की जो मूल प्रवृत्ति होती है, मृत्यु के जो कारण होते हैं, मूल प्रवृत्ति होते हैं, जिसे सिगमंड फ्राइड ने समस्त मानवीय क्रियाशीलताओं का, जो समस्त मानव क्रियाशीलताओं का अंतिम कारण माना है। मतलब जब मृत्यु की जब मूल पर जब कोई इंसान मरता है, ठीक ना, तो मरने के कारण जो मूल प्रवृत्ति होता है वो क्या है? क्या माना है? मानवीय क्रियाशीलताओं का क्या माना? मानवीय क्रियाशीलताओं का अंतिम कारण माना है। जो मानव की क्रियाशीलता होती है, उस मानव क्रियाशीलता में क्या माना? अंतिम कारण माना है, ठीक। और इसी अवधारणा के साथ फ्राइड ने व्यक्ति के संरचना के विषय में बताया। मतलब मतलब अंतिम कारण माना है, तो इसी अवधारणा के साथ फ्राइड ने क्या किया? इसी अवधारणा के साथ फ्राइड ने व्यक्ति के मानसिक संरचना के विषय में, व्यक्ति की जो मानसिक संरचना होती है, व्यक्तिक संरचना के विषय में बताया कि शक्ति जिसे लिबिडो से उत्पन्न होती है। मतलब इस अवधारणा के साथ फ्राइड ने व्यक्ति की मानसिक संरचना के विषय में बताया, कि शक्ति लिबिडो से उत्पन्न होती है। यह काम समस्त जीवन संबंधित, यह काम जो है आपको, यह समस्त जीवन संबंधित है। ये जो काम जो होता है वो समस्त जीवन संबंधित होता है और मूल प्रवृत्तियों की शक्ति है। यह काम मित्रों समस्त जीवन संबंधित होती है, समस्त जीवन संबंधित होती है, ठीक। और संबंधित मूल प्रवृत्तियों की शक्ति है। तथा देखिए यही बालक व्यवहार की प्राथमिकता चालक शक्ति भी है। बालक जो है क्या हो जाता है? यही बालक व्यवहार की प्राथमिकता का क्या है? व्यवहार की जो प्राथमिकता जो होती है उसके क्या है? चालक शक्ति। बालक क्या होता है? व्यवहार की जो प्राथमिकता, प्रथम जो आप व्यवहार करते हैं उस व्यवहार का क्या है? चालक शक्ति। चालक शक्ति है मित्र, चालक शक्ति भी है। और व्यक्ति के गत्यात्मक इसी काम से संतुष्टि की आवश्यकता से शासित होती है। और व्यक्ति की क्या होती है मित्रों? व्यक्ति के गत्यात्मक जो होता है इसी काम की संतुष्टि की आवश्यकता से शासित होता है। गत्यात्मक इसी काम की आवश्यकता से मित्रों क्या होता है? शासित होता है, ठीक। संतुष्टि से, आवश्यकताओं से शासित होता है। और फ्राइड ने मानसिक संरचना के उन्होंने 3 भागों में बांटा। फ्राइड ने मानसिक संरचनाओं को 3 भागों में बांटा। इदम, जिसको हम क्या बोलते हैं आपको? इदम, जिसको इड बोलते हैं। इदम को इंग्लिश में इड बोला जाता है। और उसके बाद अहम को ईगो बोला जाता है। और परम अहम उस पर ईगो बोला जाता है। फ्राइड ने मानसिक संरचनाओं के आधार पर उन्होंने क्या किया? 3 भागों में बांटा। और 3 भागों में बांटा। पहला भाग की क्या क्या बांटा? इदम, जिसको इड कहते हैं। दूसरा है आपको अहम, जिसे ईगो कहते हैं। और तीसरा परम अहम, जिसको सुपर ईगो कहते हैं। तो मित्रों
आज बस इतना तक रहने दीजिए। प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। नया चैनल है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जितना आप सब्सक्राइब कीजिएगा उतने मुझे अच्छे अच्छे कंटेंट देते हो आप लोग को